मैं किचन से काम करके निकली तो मेरे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने भांजे की फरमाइश पर उसके लिए बिरयानी बनाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी पल चकरा कर गिर जाऊंगी। पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ यही हो रहा था। उठते बैठते चलते फिरते मुझे सारा घर घूमता हुआ नज़र आता था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू पाकर घर के काम कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भांजा हैदर मेरी तबीयत की वजह से परेशान हो। वह पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख उठा चुका था और अब मैं ही उसका आखिरी सहारा थी। मेरी शादी को 5 महीने हुए थे और शादी के हफ्ते भर बाद ही मेरे पति किसी काम के सिलसिले में बाहर चले गए। मैं और मेरा यतीम भांजा एक साथ रहते थे। मेरी हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी और अब तो मुझे बाकायदा उल्टी आने लगी थी। चाय की खुशबू और खाने की खुशबू से लेकर हर चीज़ मुझे बुरी लगती थी। मैं किचन में जाती और उल्टे कदमों ही वापस आ जाती। जैसे तैसे मैं हैदर के लिए खाना पका रही थी, लेकिन मैं खुद खाना खाना तक छोड़ दिया। हैदर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता। वो जब तक रात मुझे अपने हाथ से दूध का गिलास नहीं पिला देता उसे चैन नहीं आता था। कॉलेज से वापस आने के बाद भी वह सारा वक्त मेरे पास ही रहता और रात को सोने से पहले भी वे मेरी गोद में सर रख कर सो जाता था। वो मुझसे घंटों बातें करता और मेरी चूड़ियों से खेलता। अब तो मेरे लिए हैदर से बातें करना और उसका लाया हुआ दूध पीना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन मैं उसका दिल रखने की खातिर बड़ी मुश्किल से उसके दूध का गिलास पी लेती थी। हैदर कहता था कि मेरे माँ बाप के जाने के बाद आपने ही मुझे संभाला है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अपने 16 साल के भांजे की बेपनाह मोहब्बत देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। दरअसल मेरा हाथ पकड़कर मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता था। मेरे पति ने आज तक मेरे हुस्न की तारीफ़ नहीं की थी जिस तरह हैदर मेरी तारीफ़ किया करता। उसे मेरी बड़ी बड़ी आँखें और लंबे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है और वह खुले दिल से मेरी तारीफ़ करता था। हैदर और मैं एक साथ बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगर मैं हैदर को इस बारे में बताऊंगी तो वह फ़ौरन स्कूल पर छुट्टी कर लेगा, स्कूल नहीं जाएगा। उसके एग्ज़ाम करीब थे तो मैंने उसको परेशान नहीं करना। सुबह हैदर को नाश्ता बना कर दिया, लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही सफाई का काम शुरू किया मुझे बहुत ज़ोर का चक्कर आया और मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझ पर नींद बेहोशी की तरह आ रही थी और बहुत देर बाद मुझे होश आया। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई और फ्रिज में से दूध का डब्बा निकाल कर पिया। तबीयत कुछ ठीक लगी तो मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हैदर की कॉलेज के आने में बहुत टाइम था। वह दोपहर के 3 बजे लौट कर घर आता था और अभी सुबह के 10 बज रहे थे, इसलिए मैंने फ़ौरन अपनी चादर पहनी और करीब अस्पताल में चली गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर मुझे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट आ गई। इसे दिखाने में डॉक्टर के पास भी गई। जो कुछ डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं तो ये सोचकर अस्पताल आई थी कि शायद मुझे कमज़ोरी हो गई है और डॉक्टर मुझे ताकत की दवाई देंगी, लेकिन यहाँ जो मुझे ख़बर सुनने को मिली इसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक मैं 2 महीने से पेट से थी और इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ खून के टेस्ट कराने के लिए बोला और 15 दिन बाद आने के लिए कहा। मैं गिरती पड़ती डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली और अस्पताल के लॉन में ही सीट पर बैठ गई। मेरे पति को परदेश गए हुए 5 महीने होने वाले थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में 2 महीने पहले पेट से हो गई। मैंने कई बार अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ी और अपना नाम चेक किया, लेकिन ये रिपोर्ट मेरी थी और रिपोर्ट बदलने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं ही सबसे पहली मरीज़ थी। मैंने बेंच के सराहने से टेक लगाया और आंखें बंद कर दी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ होता। मेरे पति को बाहर गए हुए 5 महीने हो गए थे और इन 5 महीनों में हमने एक दूसरे से फ़ोन पर बात की थी। मेरे दामन पर ये दाग कैसे लग गया, मैं पूरी तरह इस बात से अनजान थी। बहुत मुश्किल से मैंने अस्पताल से घर तक का सफ़र तय किया। पहले तबीयत की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और अब अपनी रिपोर्ट की वजह से।
मैं अपनी रिपोर्ट पढ़कर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने जो बात मुझे खुशखबरी देकर सुनाई थी वे मेरे लिए मौत की खबर साबित हुई। अस्पताल से घर आने के बाद मैं अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई और बहुत देर तक रोती रही। मैं एक ऐसी अंधेरी जगह पर खड़ी थी जहाँ रोशनी की कोई किरण नहीं थी। मैं एक ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली थी जिसके बाप का मुझे पता नहीं था। रोते रोते वक्त कैसे गुजरा मुझे पता न चला और जब मुझे होश आया तो मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बज रहा था। 3 बज चुके थे और हैदर कॉलेज से घर आ गया था। मैंने अपनी आंखों से अपने आंसू साफ किए और जैसे ही दरवाज़ा खोला हैदर ने मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, खाला मैं तो घबरा ही गया था, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने खुद को कमरे में क्यों बंद कर रखा है? वह मेरे सीने से लगा था और मुझसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे अचानक अपने आप से दूर कर दिया। मेरी नज़र उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। न जाने क्यों आज मुझे हैदर पर प्यार नहीं आया बल्कि एक खौफ सा महसूस हुआ। पहली दफ़ा मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा भांजा जवान हो गया है। वे 16 साल का था लेकिन कद-काठी में मुझसे ज़्यादा लंबा चौड़ा था। एक वही था जो मेरे बहुत करीब था, जो मेरे साथ मेरे घर में रहता था और हर वक्त मुझसे मोहब्बत का इजहार करता था। हैदर मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और मैं अपने ही ख्यालों में थी। मैं उसे तक रही थी। मेरी ज़िंदगी में मेरे भांजे के सिवा और कोई ऐसा नहीं था जिसकी वजह से मुझे ये खबर सुनने को मिलती, लेकिन मेरा सगा भांजा था, मेरी बड़ी बहन का बेटा। वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? हैदर के जवाब में मैंने बस इतना कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। आज मुझे हैदर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उसके सामने अच्छा सा महसूस नहीं कर रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने हैदर के लिए खाना लगाया और ख़ुद वापस कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। मैं हैदर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। खाना खाकर हैदर मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ ही बिस्तर पर लेटकर मुझे अपनी कॉलेज के किस्से सुनाने लगा। वे मेरा इतना करीब आ रहा था, मुझे इतनी ही घुटन महसूस हो रही थी। मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी लेकिन फिर भी उसने मुझसे बातें करना बंद नहीं किया, बल्कि वे मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। मैंने अचानक से उसका हाथ पीछे किया और उससे कहा कि मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। हैदर को मेरे बदलते हुए तसुरात महसूस कर लिए थे। वे बिना कुछ कहे ही कमरे से वापस चला गया, लेकिन मेरे अंदर एक शक का एहसास हो गया था। ना चाहते हुए भी मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मेरी इस बर्बादी का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेरा भांजा हैदर ही है। लेकिन उसने मेरे साथ ही सब कुछ किया था। वह तो मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, मुझे अपने हाथों से दूध पिलाया करता था। अचानक ही मेरे दिमाग में धमाका तब हुआ जब मुझे हर रात को ज़बरदस्ती अपने हाथों से दूध पिलाता। दूध में तो कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से उसने बहुत आसानी से मुझे हासिल कर लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 1 साल से मैं अपने भांजे की माँ की तरह संभाल रही थी, क्योंकि एक अचानक से हादसे ने मेरी बहन और उसके पति का इंतकाल हो गया था और हैदर को ज़िंदगी दी थी और वह हादसे में बच गया था। मैंने उसी वक्त हैदर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली, जबकि मेरा पति जो हैदर का चाचा था वह हैदर को बाहर भेजना चाहता था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया कि हैदर अब जवान हो रहा है और एक जवान लड़के को संभालना बहुत ही मुश्किल काम होता है और ऐसा ना हो कि वे कहीं किसी और गलत आदत में न पड़ जाए। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा भांजा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरे भांजे ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। रात को जब हैदर मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आया तो मैंने उसे अपने होठे से नहीं लगाया, लेकिन उसमें से एक बूंद भी नहीं पी। वे मेरे दूध के गिलास में पिस्ता बादाम डाल कर लाता और मुझे अब पिस्ता बादाम की खुशबू से भी उल्टी आ रही थी। उसी वक्त लाइट चली गई और हैदर जनरेटर चलाने के लिए कमरे से निकला तो मैंने फ़ौरन दूध का गिलास फेंक दिया और खाली गिलास हाथ में पकड़ कर बैठ गई। मुझे लग रहा था कि हैदर दूध में मुझे कुछ ऐसा मिला कर देता है जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहता और वह बहुत आसानी से अपनी मनमानी करता है। वापस आया तो दूध का गिलास खाली देकर खुश हो गया और कहने लगा, आप बहुत अच्छी खाला हैं, आप मेरा ख्याल बहुत रखती हैं और अपना भी ख्याल रखा करो। हैदर की बातें मुझे अब कुछ अलग ही महसूस होने लगी। वे मुझे दूध का गिलास पीने के लिए देता था
और जब तक मैं दूध का गिलास नहीं पी लेती वे नहीं मानता था, उसे सुकून भी नहीं मिलता था। और मैंने खाली गिलास हैदर के हाथ में पकड़ा दिया और खुद आंखें बंद करके लेट गई। दूध का गिलास किचन में रखा गया था और वापसी में अपने लिए भी दूध बना कर लाया और मेरे कदमों में बैठकर वे दूध का गिलास पीने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने कमरे में क्यों नहीं गया, लेकिन इस वक्त मेरी जान फना हो गई जब हैदर दूध का गिलास ख़त्म करने के बाद मेरे ही बराबर बिस्तर में लेट गया। वे अपने कमरे में जाने की बजाय मेरे पास ही सो गया। वो इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद था। इस बात ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। हैदर के ख्याल में मैं सो चुकी थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए बिना समुंदर में डुबकियां लगा रही थी। पिछला बीता हुआ एक एक दिन मेरी आंखों के सामने था, किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 1 साल पहले मेरी बहन और उसके पति का एक हादसे में इंतकाल हो गया था और इस वक्त हैदर 15 साल का था और मैं अपनी अम्मी अब्बा के साथ गाँव में रहती थी और मेरी बहन की शादी होकर शहर में आई थी। अपनी बहन की अचानक मौत की खबर मुझे तोड़ कर रख दिया और जब हम अपनी बहन के जनाजे पर गए तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा भांजा है इस दुनिया में अकेला रह गया है। मेरी अम्मी अब्बू हैदर को अपने साथ लाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हैदर की पढ़ाई का नुकसान हो जाता। मेरी बड़ी बहन हैदर को आला तालीम देना चाहती थी। किसी वजह से हैदर को मैं गाँव लेकर नहीं आई, बल्कि अपनी बहन के ससुराल में ही हैदर की देखभाल के लिए रुक गई। मेरी बड़ी बहन और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, इसी वजह से मैं अभी तक कुंवारी थी। मैं सिर्फ 24 साल की थी। हैदर की वजह से मैंने अपने गांव को भी अलविदा कर दिया। हैदर के साथ अपनी बहन के घर रहने लगी, लेकिन कुछ ही टाइम में लोगों ने तरह तरह की बातें बतानी शुरू कर दी, क्योंकि हैदर का जो चाचा था वे हमारे साथ रहता था, लेकिन बहुत कम घर पर आया करते थे। इसकी वजह से मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरे किरदार पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। अमन को इस बात का एहसास हुआ तो अमन ने मुझे खुद ही शादी के लिए कह दिया और वे कहने लगे हैदर का भविष्य भी बर्बाद होने से बच जाएगा और हम दोनों भी एक साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। अमन ने ऐसी कोई बुराई नहीं थी जिसकी वजह से मैं शादी से इनकार कर देती, और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि हम दोनों की शादी से हैदर का भविष्य हमेशा के लिए बन जाए। और अमन से सादगी से शादी कर ली और दुनिया वालों की ज़बान बंद कर दी। हैदर भी इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश था। हैदर के अब्बा और अमन मिलकर एक बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार चलाते थे और अब सारा कारोबार अमन के हाथ में था और इसलिए उन्हें कारोबार के सिलसिले में परदेश जाना पड़ा था। अमन को गए हुए 5 महीने हो गए थे और इन 5 महीनों में वे हर दिन फ़ोन करके मेरी और हैदर की तबीयत मालूम किया करते थे, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरा भांजा इस कदर गिरी हुई हरकत कर सकता है। मेरे साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैं हैदर जिसकी मोहब्बत को भांजे का प्यार समझती थी, वे इस तरह की मोहब्बत को गलत साबित कर दिया। मैंने सोचा था कि हैदर से अपनी बर्बादी का जवाब मांगूंगी। मुझे लेटे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन हैदर के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सो चुका हो। इससे पहले कि मैं सो जाती, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर एक शख्स आया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हैदर गहरी नींद सो रहा था और मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कमरे में आने वाला शख्स मेरे बराबर में आकर बैठ गया। मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए बच्चे की मुबारकबाद दे रहा था। उसके ख्याल में मैं गहरी नींद सोई थी। हैदर को तुम इस घर से निकाल कर बाहर फेंक देता, लेकिन तुम मेरे सर पर आकर बैठ गई, इसलिए मैं तुम दोनों से जान छुड़वाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल करके अपने भाई और भाभी को मौत के घाट उतारा। मुझे लगा था कि मेरा भाई और भाभी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हैदर मेरे लिए बहुत आसान सा साबित हो जाएगा, लेकिन तुमने हमारी ज़िंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजाय इसके कि अपने भांजे को अपने वापस गांव में लेकर जाती और मेरी ज़िंदगी को आसान करती, तुमने तो हमारे घर में ही डेरा डाल दिया। जिस जायदाद को पाने के लिए मैंने अपने भाई की जान ली, तुमने उसका फल मेरे लिए मुश्किल बना दिया। मुझे तो लगा था कि हैदर तुम्हारे साथ गांव चला जाएगा और सारा कारोबार और जायदाद मेरी हो जाएगी, लेकिन तुम खाला भांजे ने तो मेरी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बन गए। अगर हैदर इसी तरह शहर में रहकर तालीम हासिल करता रहा तो वे दिन दूर नहीं वे जब मुझसे जायदाद में आधा हिस्सा मांगेगा। मैं कल सुबह वापस आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा
मैं परदेश से लौट आया हूँ तो तुम मुझे अपने पेट के होने का बताओगी और मैं तुम्हारे भांजे के साथ इस घर के बाहर निकाल दूंगा। तुम खुद ही अपने भांजे को गलत समझोगी और घर से दफ़ा हो जाओगी। हैदर को भी खाली हाथ घर से निकाल दूंगा और जब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा तो मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने की ज़रूरत भी नहीं करेगा। तुम दुनिया को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी और तुम्हें दुनिया वालों को जवाब देना होगा कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में अपने भांजे के साथ मिल चुकी हो। 5 महीने में अपने घर से दूर रहा, कल मुझे मेरे मकसद में कामयाबी मिलेगी और तुम बदनाम हो जाओगी। मेरा पति जो मेरा वफादार था, उसने ये रिश्ता मुझे और मेरे भांजे को बर्बाद करने के लिए बनाया था। वे मेरे बहन और उसके पति का कातिल था क्योंकि वह उनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मैंने शहर में रहने का फैसला करके उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसी का बदला लेने के लिए अमन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हैदर तो मेरे बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ था। वे मासूम तो हर बात से बेखबर था और मैं मुझे ही अपना मुजरिम समझ बैठी थी। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि जो दरिंदा मेरी बहन और मेरी बहनोई को जायदाद के लालच में मार सकता था, वे मुझे और मेरे भांजे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मैं जान गई थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वे किसी और का नहीं, मेरे पति का है, जिससे वह अपने मंसूबों के लिए यूज़ करना चाहता है। अमन कुछ देर तक कमरे में बोलता रहा और इसके बाद वापस चला गया। मैं जानती थी कि अब वह सुबह लौट कर वापस आएगा और मुझे बदनाम करेगा। मेरी बहन और बहनोई तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं अपने हैदर को बचा सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने अमन के आने से पहले ही पुलिस को फ़ोन करके बता दिया और जैसे ही अमन घर लौट कर वापस आया तो पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। मेरी बहन और उसके पति की मौत के जुल्म में उसे पुलिस ने बहुत मारा। अमन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि जो चाल उसने बहुत चालाकी से चली थी वे उसी में फंस गया था। तब तफ्तीश की गई तो पुलिस की थोड़ी सी मार से अमन ने सब कुछ सच बोल दिया और पुलिस को सबूत जमा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और ये बात खुलकर सामने आ गई कि जायदाद का 60% हिस्सा मेरे बहनोई के नाम पर था, जिसे हासिल करने के लिए अमन ने इतना भयानक चाल चली। अगर मैं पहले ही हैदर को लेकर भाग जाती तो अमन का सच कभी नहीं पता चलता और वह हम आराम से अपने भाई की जायदाद पर कब्जा कर लेता। लेकिन उसका पहला मंसूबा तो कामयाब हो चुका था, लेकिन दूसरा मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। इस बात का भी जुल्म साबित हुआ कि उसने पिस्ता और बादाम की बोतल में नींद की दवा मिला दी थी, क्योंकि वे जानता था कि मैं और हैदर दोनों ही दूध में पाउडर मिलाकर पीते हैं। अमन रोज़ाना ही हैदर को फ़ोन करके कहता कि अपनी खाला को दूध पिलाया करो, क्योंकि अब वे तुम्हारी माँ की जगह पर है और तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है। हैदर अपनी चाचा की बात मानकर मुझे दूध पिलाता था और मेरे सोने के बाद वे दूध पीकर सो जाता और इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। मैं हैदर को अपना मुजरिम समझ रही थी। मैंने हैदर से माफ़ी मांगी। वे मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसने मुझे माफ़ कर दिया। जिस जायदाद की वजह से उसने अपने भाई और अपनी भाभी को मारा, उसी जायदाद ने उसे जेल के पीछे भेज दिया। मेरे बच्चे का बाप एक मुजरिम था, लेकिन इसमें मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैं इस दुनिया में लाई हैदर के साथ उसकी परवरिश करना चाहती थी। अगर अमन चाहता तो इससे भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने अपने भाई की दौलत को हड़पने की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। धन्यवाद दोस्तों।